तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 52 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था एंजल और डार्विन फाइनली एक हो चुके होते हैं, यानी कि उन दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स पता चल चुकी होती है एक दूसरे के लिए। और ये सब कुछ हुआ होता है डार्विन की उस एबिलिटी से जिसकी वजह से उसको किसी के पीछे जानवर दिखता है। बट मेन मुद्दा तो यह है कि फ्यूचर एंजल अपनी टाइमलाइन में वापस आ चुका है और अब तक यहाँ पे जीनू किम का कुछ भी पता नहीं है। और जीनू को ढूंढने के लिए फ्यूचर एंजल काफी ज्यादा कोशिशें कर रहा होता है। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एंजल एक टीवी शो में भी आ रखा होता है, जहाँ पे उसे एज ए चीफ गेस्ट बुला रखा होता है, क्योंकि अब एंजल कोरिया का एक जाना माना राइटर बन चुका है। ये जो शो होता है, एंजल ने इस शो के एंकर्स को भी बताया होता है कि वो अपने किसी दोस्त को ढूंढना चाहता है, इसलिए एंकर्स अभी एंजल को कहते हैं, तो आप बोल रहे हो कि आपका एक पुराना दोस्त है, उसको आप ढूंढना चाहते हो, है ना? एंजल कहता है, हाँ मैं उसको ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा तो शो बंद हो चुका था ना, ये दोबारा कैसे चल रहा है? साथ ही साथ में हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीनू लोगों के क्लास के बंदे सारे के सारे हॉलीडेज पे गए होते हैं, मतलब कि जब वो लोग स्कूल की तरफ से गए थे। और फ्यूचर एंजल की अभी हमें वॉइस ओवर आ रही होती है, मैंने जीनू को ढूंढने की बहुत कोशिश कर ली है, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है जब मैं फ्यूचर में वापस आया था तो उसी वक्त वो भी फ्यूचर में वापस आ चुका होगा, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि 3 साल पहले वो पढ़ने के लिए बाहर चला गया था, इसलिए मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। जीनू, मैं समझ सकता हूँ शायद तू मेरे सामने नहीं आना चाहता होगा, लेकिन तेरी नाराजगी मुझसे है। तुझे सबको ही खुद से ऐसे दूर नहीं करना चाहिए, तेरे दोस्त यहाँ पे तेरा इंतजार कर रहे हैं, और ऊपर से मैं तुझे ठीक से सॉरी भी नहीं कह पाया, मैं तुझसे माफी भी नहीं मांग पाया। जीनू, आखिर तू अभी कहाँ है और क्या कर रहा है? साथ ही साथ में एंकर लोग अब भी एंजल से बोल रहे होते हैं, तो जिसको आप ढूंढ रहे हो क्या स्कूल में वो आपका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था? एंजल कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो हो सकता है वो तुम्हारा एक खुफिया दोस्त रहा होगा, है ना? अबे मैंने कहा ना वो मेरा दोस्त नहीं था। ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो आप उसे ढूंढ क्यों रहे हो? खैर जो भी हो, मैं इस शो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर जीनू किम आप इस शो को देख रहे हो तो वापस आ जाओ प्लीज, या फिर आप अपने दोस्त एंजल जैंग को कॉल भी कर सकते हो, वो आपको ढूंढ रहे हैं। साथ ही साथ में हम एक पैम्पलेट टाइप की चीज देखते हैं जहाँ पे देखते हैं हम कि जीनू किम मिसिंग है, और ये ऑब्वियसली एंजल ने ही बनवाया होता है जीनू को ढूंढने के लिए। इसके अगले सीन में हम देखते हैं सिम्सन और एंजल साथ में बैठ के खाना पीना खा रहे होते हैं। सिम्सन कहता है, तो क्या तुम्हें अब तक भी जीनू का कुछ भी पता नहीं चला है? हाँ, मैं उसको ढूंढने के लिए एक टीवी शो में भी गया था और मैंने उसके नाम के फ्लेयर्स भी बांट रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ। एंजल, तुम्हें नहीं लगता कि उसको ढूंढने के लिए तुम जितनी मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से उसने अब तक तुम्हें कॉल कर देना चाहिए था? लेकिन इतने में ही एंजल के यहाँ पे काफी सारे फैंस आ चुके होते हैं जिन्हें उसकी बुक्स पसंद हैं। ये सारे बंदे भी एंजल को ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं और एंजल इनको ऑटोग्राफ देते हुए कहता है, ठीक है मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए साइन कर देता हूँ, लेकिन मैं अपने जिस दोस्त को ढूंढ रहा हूँ जिसकी फोटो फ्लेयर में तुम देख सकते हो, अगर तुम्हें वो कहीं भी दिखाई दे तो प्लीज मुझे जरूर बताना। इतने में ही सिम्सन कहता है, हे एंजल, मेरी बाकी लोगों से भी मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले। एंजल कहता है, क्या बाकी लोगों से? आखिर इससे तेरा क्या मतलब है? सिम्सन कहता है, ऑब्वियसली मेरा मतलब हांगू और गीटे से है। क्या तुम अब तक उन लोगों के साथ टच में हो? आखिर वो लोग कैसे हैं और कहाँ हैं? वेल, वो लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं, उनकी जिंदगी जेल में काफी ज्यादा अच्छी बीत रही है, और ऑब्वियसली इस वाली टाइमलाइन में ये दोनों उल्टे काम करते हुए पकड़े गए होंगे, इसलिए ये जेल में होते हैं। और हांगू का अब भी प्लान होता है जब वो जेल से बाहर आएगा तो कार चोरी करने का बिजनेस स्टार्ट करेगा। सिम्सन से ये सारी बातें सुन के एंजल कहता है, क्या? मैं यही सोच रहा था आखिर वो दोनों मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, तो वो दोनों जेल में हैं अभी। आखिर उन दोनों ने ऐसा क्या करा जिस वजह से वो जेल में हैं? मुझे लग रहा था शायद उन दोनों ने कार चोरी करी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिम्सन अभी कहता है, वेल, उन लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं करा। दरअसल हांगू इंचियोन में एक कार डीलर है जो कि इस्तेमाल करी हुई कारों को बेचता है। हांगू अपने कस्टमर का बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ वो धोखाधड़ी कर रहा था, इसलिए वो जेल चला गया। गीटे को जुआ खेलने की लत लग चुकी थी, जिस वजह से उसे हमेशा काफी ज्यादा पैसे चाहिए रहते थे, इसलिए जब वो एक स्टोर में चोरी करने के लिए गया था तो वहाँ पे वो पकड़ा गया, इसलिए वो जेल में है। अच्छा, तो उन दोनों के साथ ये सब कुछ हुआ है, लगता है उनके साथ काफी बुरा हुआ। हाँ एंजल, आजकल कहाँ नहीं जा सकता कि लोगों की जिंदगी में कब क्या हो जाए। तुम्हारे बारे में भी मैं यही सोचता था कि तुम जेल चले जाओगे और उसके बाद तुम्हें मार दिया जाएगा एनकाउंटर में, लेकिन देखो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आज तुम एक बहुत ही ज्यादा फेमस राइटर हो। एंजल फैंटा पीते पीते कहता है, तू कुछ ज्यादा ही सच बोलने लगा है। साथ ही साथ में एंजल अपने मन में बोल रहा होता है, सिम्सन जो मुझे बोल रहा है वो सच हो सकता था। अगर जीनू मेरी जिंदगी में ना आता तो मेरे साथ सच में ऐसा ही होने वाला था, मैं जानता हूँ। और साथ में अभी हम देखते हैं जो डार्विन होती है उसने एक पार्टी का इनविटेशन दिया होता है एंजल को, जहाँ पे सिम्सन को भी आना होता है, लेकिन सिम्सन को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि एंजल और डार्विन इतने ज्यादा करीब कैसे हो गए, क्योंकि उन दोनों की दूरियां तो वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। एंजल सिम्सन को समझाते हुए कहता है, डार्विन और मैं हनी बैजर की वजह से करीब आए हैं। क्या हनी बैजर की वजह से करीब आए हो? आखिर इसका क्या मतलब है? सिम्सन, ये एक ऐसी चीज है जो डार्विन और मैं जानते हैं बस, तो कभी भी
ये बात नहीं समझ पाएगा कि वो प्यार क्या होता है जो श्राप से भी परे होता है। लेकिन एंजल, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि तुम जीनू को ढूंढ क्यों रहे हो? वो दरअसल मैं जीनू को इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैं उससे ठीक से माफी नहीं मांग पाया था। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम ऐसा करो, जब तक जीनू वापस नहीं आता तब तक जितने लोगों को भी तुमने आज तक परेशान करा है तुम उन सबसे माफी मांगो। क्या उन सबसे माफी मांगू जिन्हें मैंने परेशान करा है? वैसे तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है। हाँ एंजल, तो तुमने बिल्कुल सही कहा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम मुझसे भी माफी मांग सकते हो। देखो मैं तुम्हारे सामने ही बैठा हूँ। एंजल को सिम्पसन की बातें सुनाई नहीं दे रही होती है, उसका गट्टा पकड़ के कहता है, अबे हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, मैंने जितने लोगों को परेशान करा है मैं उनसे माफी मांगूंगा अब। अबे हाँ, लेकिन पहले मुझसे माफी मांगना। आखिर तूने मुझे ऐसे क्यों पकड़ रखा है? मुझे ये काफी ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन फ्यूचर एंजल अपने मन में बोल रहा होता है, जीनू वो अकेला नहीं था जिसको मैंने बुली करा था, कुछ लोग और भी थे जिनकी मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और इसीलिए एंजल सीधा जाता है अपने नंबर 1 के सर्वेंट के पास, यानी कि ग्वांगू के पास। ग्वांगू को देख के अब ऐसा लग रहा है जैसे वो एक डेंटिस्ट या फिर डॉक्टर बन चुका है, लेकिन एंजल ने पहले इसकी बहुत गंदी वाट लगाई थी। एंजल यहाँ पे आके ग्वांगू को कुछ पैसे देता है और कहता है, ग्वांगू ये लो, ये रख लो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिसके लिए मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें अपना नंबर 1 का गुलाम बनाया था। इस चीज के लिए भी मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने तुमसे जबरदस्ती फाइट करवाई और तुम तो एक डेंटिस्ट बनना चाहते थे। और हाँ, साथ ही साथ में जो मैं जबरदस्ती तुमसे लोगों के दांत उखड़वाता था उसके लिए भी मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। इसके बाद हम ग्वांगू की एक पुरानी मेमोरी देखते हैं जहाँ पे ग्वांगू अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये सच में मुझसे माफी मांग रहा है? इसकी वजह से मेरे पूरे हाई स्कूल की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, इसलिए मुझे 3 साल एक्स्ट्रा लगे डेंटल स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। आज भी जब मैं उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मेरे हाथ में अभी जो ये इंजेक्शन है इससे मैं एंजल को कई हजारों बार जान से मार सकता हूँ, ये काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि एंजल का कहीं न कहीं मेरे ऊपर एहसान भी है। इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे ग्वांगू और उसके साथ के स्टूडेंट्स को किसी पेशेंट का दांत निकालना सिखा रहे होते हैं। सारे लोगों को दांत निकालने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है, बट ग्वांगू को तो 3 साल का एक्सपीरियंस होता है लोगों के दांत निकालने का। इसलिए ग्वांगू अपने टीचर्स के सामने कहता है कि दांत ऐसे नहीं निकाला जाता, मैं अच्छे से निकाल सकता हूँ बिना दर्द के। और ग्वांगू बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट का दांत निकाल भी लेता है, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई और लड़ाई दोनों का मिक्सचर इस्तेमाल करता है दांत को निकालने के लिए, और अब वो बहुत ही अच्छी तरीके से दांत निकाल पा रहा होता है किसी का भी। और इसी वजह से ग्वांगू को डेंटल स्कूल में काफी ज्यादा मदद मिली थी, इसलिए ग्वांगू प्रेजेंट मोमेंट में अभी एंजल को कहता है, एंजल तू एक बहुत बड़ा हरामखोर है, लेकिन तेरा शुक्रिया, तेरी वजह से मेरे कॉलेज की लाइफ अच्छी गई और अगले ही साल मैं एक कमाल का डेंटिस्ट बनने वाला हूँ। एंजल अभी ये सोच के खुद ही हैरान हो रहा होता है कि इस बंदे के साथ एंजल ने कितना ज्यादा बुरा करा था। साथ ही में ग्वांगू कहता है, एंजल बस एक बात ध्यान रखना, आज के बाद से अगर तुमने किसी और को अपना गुलाम बनाया तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, ठीक है? अब मैं चलता हूँ, और अगर तुम सबसे माफी मांगने की सोच रहे हो तो तुम्हें अगला लकी चैंग से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद एंजल लकी चैंग से माफी मांगने जाता है, लेकिन लकी चैंग कहता है, क्या तुम मुझसे माफी मांगने के लिए आ रखे हो? लेकिन एंजल इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। एंजल कहता है कि क्या, सॉरी, तुमने अभी ये कहा कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है। दरअसल लकी चैंग को माफी इसलिए नहीं चाहिए होती है क्योंकि एंजल की वजह से उसके भले ही काफी सारे साल बर्बाद हुए थे, लेकिन उन सालों में उसे ये पता चला था कि काफी ज्यादा मेहनत कैसे करी जाती है, क्योंकि एंजल उससे जबरदस्ती की मेहनत करवाता था ब्लेड चलवा के। और लकी चैंग एक कार्टूनिस्ट बनना चाहता था, इसलिए अब वो पेंसिल भी काफी ज्यादा अच्छी चला लेता है। इसलिए लकी चैंग के साथ एंजल का मामला सेट हो चुका होता है, लकी चैंग को अब कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसके बाद एंजल जुनशुक चोई से मिलने के लिए जाने की सोच रहा होता है, लेकिन एंजल उससे अब मिल नहीं सकता क्योंकि जुनशुक चोई अब बहुत ही ज्यादा एक फेमस फुटबॉलर बन चुका है, यानी कि वो एक सेलिब्रिटी है और किसी सेलिब्रिटी से इतनी आसानी से नहीं मिला जा सकता। और जुनशुक इतना ज्यादा खतरनाक फुटबॉलर बना है इसलिए क्योंकि एंजल ने उसको काफी ज्यादा मेहनत करवाई थी फुटबॉलर बनने के लिए। हालांकि वो एक बेसबॉल प्लेयर बनना चाहता था, लेकिन अब वो एक फुटबॉलर बन चुका होता है क्योंकि फुटबॉल में वो काफी ज्यादा तगड़ा हो चुका होता है। इसलिए अब सिर्फ एक बंदा बचा होता है जिससे एंजल को माफी मांगनी है, और वो है शैंगजुन। लेकिन शैंगजुन से माफी मांगने के लिए एंजल को जाना पड़ता है चाइना, जहाँ पे शैंगजुन ने अपने टकले मास्टर की तरह खिलौने की दुकान लगा रखी होती है। शैंगजुन का खिलौने वाला कुत्ता जैसे ही एंजल के पैर से टकराता है तो शैंगजुन वो कुत्ता उसे जबरदस्ती बेचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो बंदा एंजल है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। और ये देख के एंजल को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि उसकी वजह से ये बेचारा चाइना में रह के खिलौने बेच रहा है। बट इतने में ही शैंगजुन कहता है, क्या आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो कि मैं यहाँ पे
खिलौने बेच रहा हूँ, यहाँ पे एक मूवी की शूटिंग चल रही है। यानी कि शैंगजुन भी अब एक सेलिब्रिटी बन चुका होता है और क्योंकि शैंगजुन की जिंदगी काफी ज्यादा मस्त चल रही होती है इसलिए उसे भी माफी की जरूरत नहीं होती एंचोल से। लेकिन शैंगजुन फिर भी बोलता है कि अगर तुझे माफी मांगनी ही है तो जो मैं मूवी बना रहा हूँ जो 18 ट्रिलियन पैसे की है, 18 ट्रिलियन वॉन की है, अगर वो फ्लॉप चली गई तो तू उसकी भरपाई कर दियो सारे के सारे पैसे देके। लेकिन ये बात सुन के एंचोल की हालत खराब हो चुकी होती है। एंचोल को लग रहा होता है उसने लगभग सबसे माफी मांग ली है जितने भी लोगों को उसने परेशान करा था और एंचोल अभी वापस से कोरिया आ चुका होता है। लेकिन सिम्सन उसे चिल्ला के बोल रहा होता है, हरामजादे मेरी बात सुन, हरामजादे तुझे नहीं लगता कि तुझे मुझे भी माफी। सिम्सन बेचारा तो एंचोल को डर के मारे ये भी नहीं बोल पा रहा होता ठीक से कि उसे उससे भी माफी मांगनी चाहिए। लेकिन एंचोल सिम्सन की भावनाओं को समझ चुका होता है और कहता है, मिंग्यू मैं सब कुछ समझ चुका हूँ मेरे भाई, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू परेशान मत हो। अगर तू चाहता है मैं तुझसे माफी मांगू तो मैं तुझसे भी माफी मांगता हूँ। लेकिन सिम्सन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, नहीं रहने दे, जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या तैयार हो जाऊं? लेकिन किस चीज के लिए? क्या तू ये बात भूल चुका है? आज तुझे अपनी बहुत सारी बुक्स में साइन करने हैं अपने। और काफी सारे लोग अपनी बुक्स में इसका साइन लेने के लिए खड़े होते हैं। तो खैर इसके बाद एंचोल अपना काम स्टार्ट कर देता है। उसके काफी सारे फैन उसके पास आ रहे होते हैं लाइन बाय लाइन और वो सबकी बुक्स में उनको साइन करके एक एक करके दे रहा होता है। और ऑब्वियसली एंचोल के फैन उससे काफी सारे सवाल भी पूछ रहे होते हैं, उसको काफी ज्यादा बातें बोल रहे होते हैं, मतलब उससे प्यार जता रहे होते हैं। और एंचोल बस बुक्स में साइन करते करते यही सोच रहा होता है कि आखिर में इतना ज्यादा फेमस कैसे हो गया, मतलब कि इस तरीके की जिंदगी तो उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। लेकिन अब एंचोल को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है जो उसने जीनू को इतना ज्यादा परेशान करा था। इसलिए एंचोल सोच रहा होता है कि क्या अब जीनू उसको सच में माफ कर देगा या फिर जीनू अब भी उससे काफी ज्यादा नाराज होगा। एंचोल ऑटोग्राफ देते देते इतना बोर हो चुका होता है कि अब वो अपने पैरों से भी ऑटोग्राफ दे रहा होता है। और अब तक आपने इस चैप्टर में जो कुछ भी चीजें देखी है उस बात से हमें चीज समझाई जा रही है कि किसी भी इंसान की जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। समय का कोई भी भरोसा नहीं है, आगे की चीजें प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। एंचोल अब भी बोर होते हुए अपने ऑटोग्राफ अपने फैंस को दे ही रहा होता है। लेकिन इतने में ही उसे एक आवाज आती है, क्या तू अब भी स्पंज बॉब वाली अंडरवियर पहनता है? तेरी ये बुक सच में काफी ज्यादा अच्छी है, इसको रीड करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया। अभी हम देखते हैं एंचोल के सामने एक बंदा खड़ा होता है जिसके चेहरे में थोड़ी सी शैडोज होती हैं, यानी कि परछाई की वजह से इसका चेहरा हमें ठीक से दिखाया नहीं जा रहा होता है। लेकिन मुझे 100% यकीन है कि ये जीनू किम है। और जीनू का चेहरा देख के एंचोल भी अभी काफी हैरान हो चुका होता है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस इसके बाद माई लाइफ एज अ लूजर का सिर्फ एक चैप्टर बाकी रह जाता है सीजन 1 का। और उस चैप्टर में हमें ज्यादा कुछ खास चीजें नहीं बताई गई है, बट फिर भी इसके अगले चैप्टर में क्या होगा वो चीज मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। और माई लाइफ एज अ लूजर का सीजन 1 हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो खैर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।